तीन लोग खुशी खुशी एक कार से गुरुग्राम से बरेली जा रहे थे। खुश इसलिए थे क्योंकि इन्हें जाना था एक शादी में शामिल होने के लिए। एक जगह पर इनकी गाड़ी एक फ्लाईओवर पर चढ़ गई, पर अचानक से इनकी गाड़ी 50 फीट नीचे रामगंगा नदी में गिर गई क्योंकि फ्लाईओवर अधूरा था। इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला जब अगली सुबह स्थानीय लोगों ने कार पलटी हुई देखी। पुलिस को तुरंत बुलाया गया और जांच शुरू हुई। इस घटना ने निसंदेह इस बात पर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर अधूरे पुल पर कोई साइन बोर्ड या बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई थी। लेकिन इस घटना ने एक और समस्या को भी हाईलाइट किया है, और ये समस्या है गूगल मैप्स का खराब नेविगेशन। कहा जा रहा है कि जीपीएस और नेविगेशन पर आंख बंद करके भरोसा करने के कारण इनकी गाड़ी अनजाने में एक अधूरे फ्लाईओवर पर चढ़ गई थी और हादसा हो गया। हालांकि गूगल मैप्स के खराब नेविगेशन से जुड़ी ये अकेली ऐसी घटना नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार से एक परिवार ने कार से गोवा जाने का प्लान बनाया। ये 6-7 लोगों का परिवार था। फिर क्या था, कार उठाई और लगा लिया गूगल मैप्स। खानपुर शहर से गुजरने के बाद गूगल मैप्स ने उन्हें शिरोडागा और हेमडागा गांवों के बीच का रास्ता दिखाया। कार इस रास्ते को फॉलो करती गई और भीमगढ़ वन्य जीव क्षेत्र के घने और खतरनाक जंगल में 7 किलोमीटर अंदर चली गई। अब यहाँ पर कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं था। अब परिवार वाले परेशान, जाएं तो जाएं कहां। ऊपर से जंगल का एरिया, कार से उतरकर कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि जंगली जानवरों का डर था। परिवार वालों को यह नहीं पता था, लेकिन कुछ रात पहले ही इस जंगल में एक भालू ने एक किसान का पैर ही काट लिया था। परिवार को यह भी नहीं पता था कि जंगल से बाहर कैसे निकले। इस परिवार ने पूरी रात कार में बैठे बैठे काटी। जैसे ही सुबह हुई, कार 3 किलोमीटर पीछे आई और संयोग से मोबाइल नेटवर्क कवरेज फिर से मिल गया। इन्होंने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी सिचुएशन बताई। फिर बाद में इनको रेस्क्यू किया गया। ऐसे ही आपने भी कई बार खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि गूगल मैप ने सही रास्ता नहीं बताया। कई बार गूगल मैप किसी नदी के किनारे खड़ा कर देता है या कभी ऐसी जगह ला देता है जहां आगे रास्ता ही नहीं है। ऐसा ही किस्सा केरल के कासरगोड का था, जहां गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए 2 लोग अपनी कार उफनती हुई नदी में उतार दिए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गूगल मैप हमेशा ही रास्ता गलत बताता है। गूगल मैप न हो तो उबर, ओला जैसी टैक्सी चलाने वालों का बिजनेस ठप हो जाए। गूगल मैप ने करोड़ों लोगों की मदद भी की है और करता आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या गूगल मैप पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? ये समझेंगे कि गूगल मैप और जीपीएस आखिर काम कैसे करता है। क्या गूगल मैप जीपीएस का इस्तेमाल करता है? प्राचीन काल में जब तकनीक नहीं थी तब लोग कैसे नेविगेट करते थे? किस ऐतिहासिक घटना के कारण जीपीएस को बनाया गया? जीपीएस को किसने और क्यों बनाया? क्या ऐसी पुल से गिरने की घटना का दोष सिर्फ गूगल मैप और जीपीएस पर डाला जा सकता है? आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं द 4th डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। प्राचीन काल में यानी आधुनिक तकनीक से पहले लोग तारों का इस्तेमाल करके अपना रास्ता खोजते थे। यहां तक कि आज भी नाविक इमरजेंसी में बैकअप के तौर पर तारों का ही इस्तेमाल करते हैं। तारों के जरिए नेविगेट करने के लिए हमें बस एक ऐसे तारे को ढूंढना होता है जो उस जगह के ठीक ऊपर हो जहां हम जाना चाहते हैं। जैसे नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर स्थित पोलारिस या ध्रुव तारे को खोजकर उत्तर दिशा का पता लगाया जा सकता है। और ध्रुव तारे को खोजने का सबसे आसान तरीका है सप्तऋषि तारामंडल को खोजना। आपने बचपन में सप्तऋषि तारामंडल के बारे में पढ़ा होगा या खुद देखा भी होगा। इसे बिग डिपर, फ्लो या सॉसपैन भी कहते हैं। बिग डिपर के 4 तारों में से 2 पॉइंटर कहलाते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ध्रुव तारा हमेशा इन 2 पॉइंटर्स के बीच की दूरी से 5 गुना दूर होगा। अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि तारे तो अपनी जगह बदलते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ पोल के ऊपर ही क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की रोटेशनल एक्सिस से ऊपर होता है। इसलिए यह रात भर और पूरे साल आसमान में लगभग एक ही जगह पर रहता है। इसके अलावा बिग डिपर ध्रुव तारे के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसलिए ध्रुव तारे के साथ इसका रिश्ता कभी नहीं बदलता और यह हमेशा भरोसेमंद तरीके से ध्रुव तारे की ओर इशारा करता है। प्राचीन काल से ही इंसानों को इस बारे में नॉलेज थी, इसीलिए ध्रुव तारे का इस्तेमाल रात में नेविगेशन के लिए किया जाता था। इसी प्रकार कैसियोपिया नक्षत्र की मदद से भी आप ध्रुव तारे को खोज सकते हैं। ऐसे ही ओरियन बेल्ट भी नेविगेशन में मदद करती है। इस बेल्ट में 3 चमकीले तारे होते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग एक रेखा में चलते हैं। यह पूर्व के बहुत करीब उगते हैं और पश्चिम के बहुत करीब अस्त होते हैं।
वहीं दक्षिणी गोलार्ध में आकाश में सबसे चमकीले तारामंडलों में से एक दक्षिणी क्रॉस है। इस तारामंडल से आप ये पता लगा सकते हैं कि दक्षिण दिशा कौन सी है। तारों और नक्षत्रों के इस नॉलेज का इस्तेमाल करके हवाईयन स्टार कंपास जैसे कई कंपास भी बनाए गए जो तारों की मदद से दिशा बता सकते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिससे एक झटके में हमेशा हमेशा के लिए इंसानों की तारों पर डिपेंडेंसी खत्म हो गई और नेविगेशन की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। क्या हुआ ऐसा? आज से लगभग 77 साल पहले सिर्फ 58 सेंटीमीटर डायमीटर और 83.6 किलोग्राम भारी एक ऑब्जेक्ट ने हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया। यह एक सैटेलाइट थी जिसने हमेशा हमेशा के लिए इंसानी सोच को बदल दिया। 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया का इतिहास बदल गया जब सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया। स्पुतनिक को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था, जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। इसने दुनिया में एक अंतरिक्ष युग की शुरुआत की और अमेरिका और सोवियत के बीच एक स्पेस रेस को हरी झंडी दिखा दी। स्पुतनिक की लॉन्चिंग इतनी इंपैक्टफुल थी कि इसने अमेरिका को एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने को मजबूर कर दिया। क्या आप गेस कर सकते हैं कि यह ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? यह ऑर्गेनाइजेशन और कोई नहीं बल्कि नासा थी। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्पुतनिक की लॉन्चिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने 29 जुलाई 1958 को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट 1958 पर हस्ताक्षर किए। इस एक्ट को आमतौर पर स्पेस एक्ट कहा जाता है और इस बड़े कदम के बाद 1 अक्टूबर 1958 को नासा की शुरुआत हुई और अमेरिका भी स्पेस के रेस में दौड़ने को तैयार हो गया। बहरहाल वापस स्पुतनिक 1 पर आते हैं। जब स्पुतनिक 1 अपनी ऑर्बिट में पहुंच गया और अपना काम करने लगा तो सारी दुनिया बहुत कौतूहल में थी। लेकिन 2 ऐसे गैर सोवियत लोग थे जो इस सैटेलाइट के रेडियो सिग्नल की स्टडी कर रहे थे। ये महाशय थे जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी विभाग के फिजिसिस्ट विलियम गुएर और जॉर्ज विफेनबैक। इन्होंने एक क्रांतिकारी खोज की। स्पुतनिक 1 के रेडियो सिग्नल की स्टडी के दौरान इन दोनों ने खोज निकाला कि डॉपलर इफेक्ट के कारण यह पता लग सकता है कि उपग्रह अपनी कक्षा में कहां पर है। आसान भाषा में डॉपलर इफेक्ट को समझने के लिए सड़कों में निकलने वाली एम्बुलेंस को याद कीजिए। कैसे जब एम्बुलेंस दूर से पास आती है या पास से दूर जाती है तो उसके सायरन की आवाज में कुछ बदलाव महसूस होता है। यानी जब किसी साउंड सोर्स और रिसीवर के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो रिसीवर को सुनाई देने वाली साउंड फ्रीक्वेंसी में बदलाव हो जाता है। इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल करके सेना पनडुब्बी की गति और अन्य उपकरणों की पहचान करती है। खैर, अब अमेरिकन ये तो पता लगाना सीख चुके थे कि उपग्रह अपनी कक्षा में कहां है, लेकिन इसी खोज से एक और नई खोज की शुरुआत हुई। अब वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट के आधार पर यूजर की लोकेशन का पता लगाना शुरू किया। बस यहीं से जीपीएस की फाउंडेशन तैयार होती है। क्या आप यकीन करेंगे कि आज की डेट में अवेलेबल लगभग अधिकांश सारी टेक्नोलॉजीज कोल्ड वॉर की देन है। यहां तक कि अगर कोल्ड वॉर ना हुआ होता तो शायद आज जीपीएस भी नहीं होता। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, आइए समझते हैं। कोल्ड वॉर के समय दुनिया का बॉस कौन है यह तय करने के लिए दोनों देश हथियारों की होड़ में लगे हुए थे। कोई सबमरीन से चलने वाली मिसाइल बना रहा था तो कोई आईसीबीएम डेवलप कर रहा था। जैसे 1960 में अमेरिकी वायुसेना ने एक मोज़ैक नामक रेडियो नेविगेशन सिस्टम बनाने का प्रस्ताव रखा जिससे आईसीबीएम पर सटीक कंट्रोल किया जा सके। 1963 में ही इस प्रस्ताव को रियलिटी में बदलने के लिए प्रोजेक्ट 621B शुरू किया गया। ऐसे ही 60 के दशक में अमेरिकी नौसेना पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली पोलारिस मिसाइल विकसित कर रही थी। इसकी तकनीक में यह जानना जरूरी था कि पानी की गहराई में पनडुब्बी की लोकेशन कहां है ताकि उसको अच्छी तरह से गाइड किया जा सके। इस जरूरत के चलते अमेरिका ने लॉन्च कर दी दुनिया की पहली नेविगेशन सैटेलाइट ट्रांजिट 1B। इस प्रकार कुल 5 ट्रांजिट सैटेलाइट से बना दुनिया का पहला नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च हुआ और यह नेविगेशन सिस्टम लगभग हर घंटे नेविगेशनल डेटा देता था। फिर 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने जियोडेटिक सर्वेइंग यानी भूगणितीय सर्वे के लिए सीक्वेंशियल कोलेशन ऑफ रेंज सेकॉर सैटेलाइट लॉन्च किया। सेकॉर सिस्टम में 3 ग्राउंड आधारित ट्रांसमीटर शामिल थे जो ऑर्बिट में सैटेलाइट ट्रांसपोंडर को डेटा भेजते थे। इससे भी लोकेशन जानने में मदद मिली। इसके बाद 1967 में अमेरिकी नौसेना ने टाइमेशन सैटेलाइट डेवलप किया।
आसान भाषा में इसका काम था एक टाइप की स्पेस क्लॉक प्रोवाइड कराना ताकि नेविगेशन में एक्यूरेट टाइम को फॉलो किया जा सके। फिर 1970 के दशक में ग्राउंड बेस्ड ओमेगा नेविगेशन सिस्टम बनाया गया। यह दुनिया भर में पहला रेडियो नेविगेशन सिस्टम बन गया। दोस्तों, अमेरिका बहुत तेजी से अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए बहुत भारी बजट के साथ इन सभी सिस्टम्स को डेवलप कर रहा था, लेकिन इन सभी सिस्टम्स में कुछ ना कुछ खामियां थीं। जैसे नौसेना का ट्रांजिट सिस्टम वायुसेना ऑपरेशन के लिए बहुत धीमा था। अमेरिका को और भी परफेक्ट नेविगेशन सिस्टम चाहिए था। इसके बाद अमेरिका ने सोचा कि अगर 621B ट्रांजिट, टिमेशन और सेक्योर सिस्टम की सभी टॉप नॉच तकनीकों को अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा। इसी समय 1973 में पेंटागन में सैन्य अधिकारियों की एक बैठक में एक डिफेंस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DNSS को बनाने की बात उठी, जिसका इस्तेमाल नौसेना, वायुसेना और थल सेना एक साथ कर सकें। तभी पहले की इन सभी तकनीकों को मिलाया गया और मिलाकर एक नया इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया और नाम रखा गया नेवेस्टार, जिसको हम आज कहते हैं GPS। हालांकि GPS सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स ओन करता है और यह ऑपरेट किया जाता है मिशन डेल्टा 31 द्वारा। यानी GPS अमेरिका का है और इसे अमेरिकी रक्षा विभाग ऑपरेट करता है। इसीलिए कई देशों ने अपने अपने पोजिशनिंग सिस्टम बनाए हुए हैं, जैसे रूस का ग्लोनास, यूरोपीय संघ का गैलीलियो, चीन का बेइदाऊ, जापान का QZSS और भारत का नाविक। पोजिशनिंग सिस्टम कोई भी हो, चाहे अमेरिका का हो या चीन का हो या भारत का हो, सब के सब एक ही कॉमन तरीके से चलते हैं। सभी पोजिशनिंग सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं: सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन और रिसीवर। ये सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग 26,000 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर परिक्रमा करते हैं। ये सैटेलाइट तारामंडल में तारों की तरह काम करते हैं और हम जानते हैं कि किसी भी समय सैटेलाइट कहां पर है। ग्राउंड स्टेशन रडार का इस्तेमाल करके ये श्योर करते हैं कि वे वास्तव में वही हैं जहां हम सोचते हैं कि वे हैं। एक रिसीवर, जो कि आपके फोन में होता है या कार में होता है, लगातार इन सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करता है। रिसीवर यह पता लगाता है कि वो सैटेलाइट से कितनी दूरी पर है। एक बार जब रिसीवर 4 या उससे ज्यादा उपग्रहों से अपनी दूरी को कैलकुलेट कर लेता है तो उसे ठीक ठीक पता चल जाता है कि आप कहां हैं। यानी लोकेशन और टाइम तय करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। बस यही होता है नेविगेशन सिस्टम। आपको बता दें कि अमेरिका का GPS 30 से ज्यादा सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है। वहीं भारत के नाविक सिस्टम को पहले IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता था। गूगल मैप्स को 2005 में लॉन्च किया गया था। देखिए, गूगल मैप आप सबने इस्तेमाल किया होगा। इसमें पूरी दुनिया का डिजिटल नक्शा अवेलेबल है और इस नक्शे में आप कहां हैं यह जानने के लिए गूगल मैप आपके फोन के ही GPS की हेल्प लेता है। गूगल मैप में आप पूरी दुनिया को स्ट्रीट व्यू में देख सकते हैं या सैटेलाइट मोड में देख सकते हैं। कहीं पर भी जाना हो, गूगल डायरेक्शन देता है, ट्रैफिक बताता है। आपको होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप की जानकारी लेनी हो, गूगल मैप हाजिर है। जो लोकेशन, डायरेक्शन या ट्रैफिक इंफॉर्मेशन आपको चुटकी बजने के पहले मिल जाती है, उसे प्रोवाइड करने में गूगल दुनिया की बेस्ट तकनीक का इस्तेमाल करता है। जैसे गूगल मैप्स पूरी दुनिया का मैप बनाने के लिए सैटेलाइट इमेजेस का यूज करता है, रोड मैप का यूज करता है। इसके लिए कैमरा लगे हेलीकॉप्टर्स और कारों से ये दुनिया भर में सर्वे करता है। ऐसी कैमरा लगी कारों को आपने शायद अपने शहर में भी देखा होगा। कहीं मुड़ना हो और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल बताना हो, इसके लिए नेविगेशन डेटा का यूज किया जाता है। ट्रैफिक की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए गूगल मैप्स आपके स्मार्टफोन और दूसरे ऐप्स से रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करता है। दरअसल गूगल मैप उस रास्ते के बारे में यह पता लगाता है कि वहां कुल कितने मोबाइल फोन एक्टिव हैं और उन मोबाइल फोन यूजर्स की आगे बढ़ने की स्पीड क्या है। इसी डेटा के आधार पर गूगल मैप लाल नीला रंग शो करता है और यह बताता है कि किसी सड़क पर ट्रैफिक जाम है या नहीं और आप अपनी मंजिल कब तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही किसी 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी बताने के लिए गूगल मैप अलग अलग प्रकार के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है, जैसे डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम और A* सर्च एल्गोरिदम। इसके अलावा गूगल मैप सैटेलाइट इमेजरी, स्ट्रीट व्यू इमेजेस और यूजर डेटा सहित डिफरेंट सोर्सेज से डेटा का एनालिसिस करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। ये एल्गोरिदम डेटा में पैटर्न और ट्रेंड्स की पहचान कर सकते हैं, जिससे गूगल मैप्स लोकेशन और डायरेक्शन के बारे में अधिक सटीक और अपडेटेड जानकारी हम तक पहुंचाता है।
गूगल कोशिश करता है कि आप तक हर समय एकदम सटीक जानकारी पहुंचे, लेकिन फिर भी हादसे हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या गूगल मैप्स भरोसे लायक है? देखिए, 99.9999% से भी ज्यादा चांस है कि गूगल मैप आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। गूगल आपका दुश्मन थोड़े ही है, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन में रास्ते को लेकर गलत जानकारी आपको मिल सकती है। जैसे ये हो सकता है कि गूगल मैप का डेटा ही अपडेटेड ना हो सकता है कि सड़क या पुल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हुआ हो, या कहीं सड़क ही धंस गई हो। विकासशील देशों में लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, इसलिए हो सकता है कि अगर कोई नई सड़क बनाई गई है जो गूगल मैप पर अपडेटेड नहीं है, तो ये गलत जानकारी दे सकता है। हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, तो यह ट्रैफिक की सही स्थिति नहीं बता पाएगा। ऐसे ही जीपीएस सिग्नल खो जाने पर गलत लोकेशन बता सकता है। बारिश, बर्फबारी या मौसम खराब होने पर कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं, तो भी यह गलत डेटा दिखा सकता है। अगर किसी जगह पर नेटवर्क नहीं है, तो भी यह गलत जानकारी दे सकता है। इसलिए दोस्तों, गूगल मैप पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं है। इसके अलावा ऐसे एक्सीडेंट्स पर प्रशासन की ओर से घोर लापरवाही भी सामने आती है। अगर कोई सड़क या पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो प्रशासन या रिलेटेड एजेंसी के द्वारा एंट्री पॉइंट पर बड़े बड़े अक्षरों में सावधान, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या डाइवर्जन वाला डिस्प्ले बोर्ड क्यों नहीं लगाया जाता। गिरी से गिरी हालत में कम से कम लाल पट्टी या रिबन या लाल झंडा या बैरिकेड कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन प्रशासन की इस मामले में हमेशा ही लापरवाही देखी जाती है। विकसित देशों में तो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज चलती हैं, जो ऐसे खतरों से आम जनता को आगाह कर देती हैं और जान बचा लेती हैं, लेकिन भारत में इस मामले में अवेयरनेस की कमी देखी जाती है। इसके अलावा प्रशासन की भी तरफ से यह तय किया जाना चाहिए कि गूगल को ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जानकारी रेगुलर इंटरवल में प्रोवाइड होती रहे, ताकि अगर किसी कारण से गूगल की सैटेलाइट इमेजेस अपडेटेड न भी हों, तो भी गूगल को ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जानकारी मिले और इनके ऐप में अपडेशन हो जाए, और कम से कम किसी की जान तो न जाए। इसके अलावा हमारी जान की कुछ जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है। अपनी सुपर पावर कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी हमें कभी कभार ऐसी सिचुएशन में करना चाहिए। जैसे अगर आपको एहसास हो कि कोई पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि सामान्यतः पता चल जाता है, और कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है, तो किसी से पूछ लें कि पुल में चढ़ना सेफ भी है या नहीं। तकनीक ने आजकल हमारे कॉमन सेंस को शिथिल भी कर दिया है। कई बार दुर्घटनाएं इसलिए भी होती हैं क्योंकि हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल ना करके, आंख बंद करके सिर्फ तकनीक पर भरोसा करते हैं। कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी गूगल मैप के खराब नेविगेशन का शिकार हुए हैं? दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।